ऑन है। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो पढ़ा था, ठीक है, वो हम लोगों ने पढ़ रखा है क्या क्या? शंट और मल्टीप्लायर। शंट और मल्टीप्लायर हम लोगों ने पढ़ रखा है रेंज को एक्सटेंड करने के लिए, रेंज को बढ़ाने के लिए, किसी भी इंस्ट्रूमेंट के रेंज को बढ़ाने के लिए या ज़्यादा रेंज का मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास शंट, मल्टीप्लायर और तीसरा होता था बेटा इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। आज हम लोग जो पढ़ेंगे टॉपिक वो पढ़ेंगे इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर के बारे में। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान से बात समझ लो। ट्रांसफार्मर क्या होता है, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था। ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस होती है। ठीक है, अगर ट्रांसफार्मर की बात करें ये एक बेसिक सर्किट है, बेसिक सर्किट है। ठीक है, अभी इसके अंदर मैंने बहुत कुछ नहीं दिखाया है, बस एक समझने के लिए बता रहा हूँ। एक हमारे पास बेसिक सर्किट है ट्रांसफार्मर की, वो कुछ ऐसी होती है। ये साइड हमारा होता है बेटा प्राइमरी, जिसे प्राथमिक कहते हैं, और ये होता है सेकेंडरी, जिसे हम द्वितीयक कहते हैं। ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में हम देते हैं अपनी सप्लाई को, जैसे एग्जांपल की बात करूं, अगर मान लिया हमने यहाँ पे प्राइमरी में जो एक वोल्टेज दिया वो दिया 50 वोल्ट। ठीक है, इस प्राइमरी वोल्टेज को 50 वोल्ट है, हमको इसके वोल्टेज का मान अगर बढ़ाना है, मान लो हमको 250 वोल्ट नापना है, तो हम प्राइमरी में देंगे 50 वोल्ट और सेकेंडरी में प्राप्त करेंगे 250 वोल्ट। यही काम होता है ट्रांसफार्मर का। ठीक है, तो कल मैंने बताया था कि लास्ट लेक्चर में कि जो ट्रांसफार्मर होता है वो दो प्रकार से कार्य करता है। एक होता है स्टेप अप, एक होता है, यहीं पे लिखता हूँ, स्टेप अप, और एक होता है स्टेप डाउन। ठीक है, स्टेप अप और स्टेप डाउन। स्टेप अप स्टेप डाउन का मतलब ये हुआ कि अगर पैरामीटर्स हमारे वोल्टेज या करंट के हैं, अगर उसको ये वैल्यू को बढ़ाता है, वोल्टेज के मान को मान लिया 50 से कितना कर दिया, 250 वोल्ट कर दिया, स्टेप अप कर दिया मतलब वोल्टेज को बढ़ा दिया, तो वो कैटेगरी हो जाएगी स्टेप अप ट्रांसफार्मर की। सेकंड हुआ स्टेप डाउन। मान लो हमने यहाँ पे दिया 625 वोल्ट, मान लो यहाँ पे दिया प्राइमरी पे, और यहाँ हमको मिला 100 वोल्ट, तो मान जो है वो 625 से कितना हो गया, 100 वोल्ट। वोल्टेज का मान घट गया, और वोल्टेज का मान घट गया तो उसे हम बोलेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो समझ में आ गया कि स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होता है। ठीक है, तो ये रहा ट्रांसफार्मर की बेसिक सी बात। इसी ट्रांसफार्मर का हम इस्तेमाल करते हैं रेंज को एक्सटेंशन करने में, जिसको हम बोलते हैं कि इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। ठीक है, चलो अभी थोड़ा सा हम इस पे आते हैं। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर में हमारे पास
दो तरह के ट्रांसफार्मर होते हैं, अगर करंट के लिए और वोल्टेज के लिए, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर में हमारे पास दो तरह के ट्रांसफार्मर होते हैं, करंट और वोल्टेज के लिए। जो करंट के लिए ट्रांसफार्मर होता है उसको बोलते हैं करंट ट्रांसफार्मर। मतलब इससे हम करंट का मान पढ़ेंगे, करंट के मान को मेजर करेंगे। शॉर्ट में इसको बोलते हैं सीटी, अक्सर सीटी ही बोलते हैं इसको शॉर्ट में, ठीक है। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको बेटा? धारा परिणामित्र, ठीक है। धारा परिणामित्र मतलब कि धारा करंट हो गया और परिणामित्र जो है वो ट्रांसफार्मर के लिए है, ठीक है। धारा जो है वो करंट है, परिणामित्र जो है ट्रांसफार्मर के लिए है। तो हिंदी में इसको बेटा यही बोलते हैं, धारा परिणामित्र, ठीक है। ठीक है, अब चलो बात करते हैं कि देखो अभी हम कहानी समझेंगे, लिखेंगे। बेसिक सी बात बता दूं कि कैसे क्या होता है, इसके अंदर होता क्या है, सारी कहानी समझ लो। अब तक जो मैंने ये सब बताया, ये सब दिमाग से अभी थोड़ा सा इस पे सिर्फ फोकस करना। करंट ट्रांसफार्मर जो एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। देखो जनरली जो हमारी करंट होती है, ठीक है, करंट जो है उसको हम बोलते हैं आई जनरली। और ये करंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है हीट के लिए, क्योंकि हीट का मान होता है बेटा आई स्क्वायर आर टी। तो करंट का मान बढ़ेगा तो हीट ज़्यादा होगा किसी भी इंस्ट्रूमेंट में, चाहे वो एमीटर है, वोल्टमीटर है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट है। अगर करंट का मान बढ़ेगा तो करंट के स्क्वायर का मान भी बढ़ेगा, हीट बढ़ेगा। और किसी कंडक्टर के लिए, किसी चालक के लिए, जैसे ये ट्रांसफार्मर है, अब सप्लाई को बदल सकते हो ना बार बार। अब ये कहो कि तार को बदलना या वायर को बदलना, ये पॉसिबल तो नहीं है। ट्रांसफार्मर एक बार जो बन गया, जो कंडक्टर लग गया, जो रेजिस्टेंस लग गया, वो तो वही रहेगा। मतलब आर जो है हमारा उस समय फिक्स है, रेजिस्टेंस। करंट बदलती है, करंट या वोल्टेज जो पैरामीटर हमारे हैं, सप्लाई, सप्लाई। तो कहने का अर्थ ये है कि करंट जब ज्यादा होता है, हीट ज्यादा होता है, हीट ज्यादा होता है तो हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो डैमेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डैमेज हो जाएगा, खराब हो जाएगा, जल सकता है, नुकसान होगा। तो हम क्या करें? मान लो हमने पहले 5 एम्पियर नापना था, आसानी से माप लिए। चलो 20 एम्पियर नापना था, हमने थोड़ा बहुत कर लिया। बट आपको कहा जाए कि बेटा इंस्ट्रूमेंट है और इंस्ट्रूमेंट से तुम जरा मुझे 100 एम्पियर माप के दिखाओ। तो बेटा 100 एम्पियर जब मापने जाओगे ना, किसी एमीटर को लगाओगे, किसी एमीटर को लगाओगे डायरेक्ट, तो जल जाएगा बहुत ज़्यादा। 100 का स्क्वायर आरटी, हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, ठीक है। इसके लिए हमने तरीका बताया था, शंट का इस्तेमाल करते हैं। एक तरीका तो वो पढ़ लिया है, वो तरीका वो पढ़ लिया है। लेकिन इस तरीके में अगर मैं बात करूं कि सीटी से भी हम हाई एम्पियर की करंट को मेजर कर सकते हैं। ये तो 100 एम्पियर है ना, मैंने कहा कि 1000 एम्पियर है मान लो, और भी मेजर कर सकते हैं 1000 एम्पियर। तो हम ये मेजर कर सकते हैं बच्चे, सीटी से, करंट ट्रांसफार्मर से, और शंट से भी कर सकते हैं। बट ध्यान रखना, शंट में हमने क्या पढ़ा है, ध्यान रखना, शंट में बेटा हम यही पढ़े थे ना, एक एमीटर था, याद कर लो, यहां पे बेटा हम शंट लगाते थे पैरेलल में, यही पढ़ते थे, इसी को हम शंट बोलते थे, आरएसएच को, आरएसएच इसी को शंट बोलते थे ना। बात सही है, बात क्लियर है। तो कहीं ना कहीं एमीटर से जब हम 100 एम्पियर या 1000 एम्पियर मापते हैं, तो कुछ ना कुछ करंट, क्या मैक्सिमम करंट हमारी किससे पास होती है? शंट से। और शंट से करंट पास होगी
तो बेटा आई स्क्वायर आर ये एक लॉस होता है। लॉस मतलब हानि। पावर लॉस के बारे में पढ़ा है? पावर लॉस, पावर मतलब शक्ति की हानि। किसी भी सर्किट में जो पावर होता है वो P बराबर क्या होता है? V इंटू आई। और V बराबर में I इंटू आर रख दू, इंटू आई, तो आई स्क्वायर आर हो गया। बेसिक बता रहा हूं अभी, बट क्लियर हो जाए तुम्हारा। तो पावर होता है बेटा, इसे कहते हैं पावर लॉस। इसका मतलब अगर कहीं रेजिस्टेंस लगा होगा उससे हम काम तो कर सकते हैं, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं पावर का लॉस भी होगा, और हम नहीं चाहेंगे कि हमारे सर्किट में या हमारे परिपथ में लॉस ज्यादा हो। तो अगर हम शंट का इस्तेमाल करते हैं, कहानी इतनी है, अगर हम शंट का इस्तेमाल करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा करंट हमारी कहां से पास करती थी? शंट से पास करती थी। और शंट में चूंकि धारा का मान ज्यादा होगा, तो धारा का मान ज्यादा होने से लॉस ज्यादा होगा, और लॉस ज्यादा होने से हमारा पावर का ह्रास होता है, पावर की कमी होती है, हमारा लॉस होता है। अब पावर लॉस मतलब कि विद्युत ऊर्जा का लॉस, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो एज एन इंजीनियर आपकी कोशिश होनी चाहिए कि लॉसेज कम से कम हो, एरर हमारा जो भी हो, एरर भी मिनिमम हो, लॉसेस कम से कम हो। इसका मतलब क्या है कि पावर जो हमारा है उसमें लॉस कम होना चाहिए। तो स्पष्ट है। इसी चीज को रिमूव करने के लिए या इस तरह की समस्याओं को डील करने के लिए सीटी का भी हम इस्तेमाल करते हैं, जहां पे ये वाली प्रॉब्लम जो है पावर लॉस वाली हमारी, वो ओवरकम हो जाती है। क्यों हो जाती है? ट्रांसफार्मर के बारे में एक बात बता दूं, ट्रांसफार्मर पावर के फ्लो को तो बनाता ही है। ट्रांसफार्मर पावर के फ्लो को, मतलब पावर के फ्लो का कहने का मतलब क्या है कि अगर बेटा यहाँ कोई पावर है P1, तो यहाँ भी पावर कितनी होगी? P1। इस पावर के फ्लो को इस सर्किट से इस सर्किट तक बनाता है, ठीक है। और उस केस में ट्रांसफार्मर में जो हानि होती है वो बहुत कम होती है। हानि सिर्फ 1% की होती है, सिर्फ इतनी हानि होती है। मतलब ट्रांसफार्मर जो है वो 98 to 99% एफिशिएंट होता है, एफिशिएंसी बहुत ज्यादा होती है ट्रांसफार्मर की, ठीक है। तो हानि कम होती है, परसेंटेज सिर्फ मैंने कहा कि 1% के आसपास है। तो 1% हानि नगण्य है हमारे लिए, नेग्लिजिबल है हमारे लिए। तो हम 1% की हानि पे कार्य करते हैं। तो सबसे पहली चीज ये दिमाग में अगर प्रश्न आता है कि इसका इस्तेमाल हम क्यों करते हैं, क्योंकि जब हम शंट के द्वारा एमीटर के रेंज को बढ़ाते हैं या हाई एम्पियर की करंट को मेजर करना होता है, जैसे 100 एम्पियर है, 1000 एम्पियर है, 5000 एम्पियर है, तो उस केस में जो बहुतायत करंट होती है, जो एक्सेसिव करंट होती है, मतलब जो अधिकाधिक करंट होती है, वो शंट से पास करती है। चूंकि शंट का रेजिस्टेंस है R, उसमें बहने वाली करंट ज्यादा है, तो वहां से आई स्क्वायर आर लॉस होगा। आई स्क्वायर आर लॉस होगा तो हीट लॉस भी होता है, हीट लॉस आई स्क्वायर आर टी ये भी होता है, ठीक। इस लॉस को रिड्यूस करने के लिए हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि करंट तो जाएगी ही जाएगी। तो हम सीटी का इस्तेमाल करेंगे, करंट ट्रांसफार्मर का। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलो, कितना आप लोग पढ़ाई कर रहे हो ये आप ही को पता चलेगा, मैं तो सिर्फ आप लोग को बता दे रहा हूँ। तो जब वीडियोस देखोगे तो शायद तुम लोग को अंदाजा लगे, ठीक है। चलो, तो कुछ लिखेंगे ट्रांसफार्मर के बारे में 2 लाइन, फिर उसके बाद में थोड़ा इसको और समझाता हूँ। लिख लो, थोड़ा सा थियरी लिख लो इसके बारे में।
देखो उच्च मान की हाई वैल्यू, उच्च मान की प्राथमिक विद्युत धारा, उच्च मान की प्राथमिक विद्युत धारा को निम्न मान की विद्युत धारा में, उच्च मान की प्राथमिक विद्युत धारा को निम्न मान की द्वितीयक सेकेंडरी विद्युत धारा में रूपांतरित करने वाले स्टेप अप ट्रांसफार्मर इसको हिंदी में बोलते हैं बेटा ऊंचाई। देखो हिंदी थोड़ा सा ठीक है, देख लो, ऊंचाई परिणामित्र, ऊंचाई परिणामित्र, ठीक है। स्टेप अप को बोलते हैं ऊंचाई परिणामित्र करने वाले स्टेप अप ट्रांसफार्मर को करंट ट्रांसफार्मर कहते हैं, करंट ट्रांसफार्मर या धारा परिणामित्र कहते हैं। बहुत बेसिक सी बात कि जो पूछा क्वेश्चन की सीटी कैसा होता है, स्टेप अप होता है या स्टेप डाउन होता है, तो आप कहोगे सर स्टेप अप होता है। करंट ट्रांसफार्मर कैसा होता है, स्टेप अप होता है। क्या करता है, उच्च मान की प्राथमिक विद्युत धारा, समझना, उच्च मान की प्राथमिक मतलब बेटा प्राइमरी, ये प्राइमरी है ना, मैंने बताया था ये प्राथमिक है, ये द्वितीयक है, मतलब प्राइमरी सर्किट है, ये सेकेंडरी सर्किट है। तो उच्च मान की प्राथमिक विद्युत धारा, मान लो उच्च मान की प्राथमिक विद्युत धारा कितनी है, मान लिया 1000 एम्पियर। यहां जो करंट है वो कितनी है, 1000 एम्पियर। उच्च मान की प्राथमिक विद्युत धारा को निम्न मान की द्वितीयक विद्युत धारा में, मान लिया इसको कन्वर्ट कर दिया 5 एम्पियर में परिवर्तित करने वाले धारा परिणामित्र या ऊंचाई परिणामित्र स्टेप अप ट्रांसफार्मर को ही क्या बोलते हैं, सीटी कहते हैं, ट्रांसफार्मर, करंट ट्रांसफार्मर कहते हैं। ठीक है बेटा, मैंने कहा कि ये स्टेप अप है, इसका मान 1000 से घट करके 5 एम्पियर कर दिया। किसका मान, करंट का मान। जब देखो हमेशा याद रखना, जब वोल्टेज का मान बढ़ता है, जैसे वोल्टेज का मान बढ़ता है, मतलब यहां वोल्टेज मान लो जो भी था, यहां वोल्टेज मान लो था 50 वोल्ट और यहां हो गया 200 वोल्ट, तो वोल्टेज का मान बढ़ गया। जब वोल्टेज का मान बढ़ता है उसी को बोलते हैं स्टेप अप। वोल्टेज के मान को, ये हम हमेशा याद रखेंगे कि जब वोल्टेज का मान बढ़ता है उसी को बोलते हैं स्टेप अप। और जब बेटा वोल्टेज का मान बढ़ता है उस समय करंट का मान घटता है, तो ये हमेशा याद रखेंगे। ठीक है, ट्रांसफार्मर के बारे में अगर बेसिक्स पता होगा तो ट्रांसफार्मर में जो पावर होता है हमारा क्या होता है, V इंटू आई। अगर बेटा वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट घटेगा। अगर इसको कांस्टेंट रखना है, P को, पावर को कांस्टेंट रखना है, भाई पावर को हमें नहीं बदलना है, पावर को समान रखना है, इसको कांस्टेंट रखना है, तो वोल्टेज का मान अगर बढ़ेगा
तो इसको बैलेंस करने के लिए करंट का मान कम हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में जब हम देखेंगे बच्चे, तो हम ये देखेंगे कि वोल्टेज का मान हमारा बढ़ रहा है, करंट का मान वहां पे घट रहा है। ठीक है, ठीक है। तो यहां पे ये बात समझ में आ गई कि जो हमारा ट्रांसफार्मर होगा, अगर स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, जैसा कि मैंने बताया कि जो सीटी है वो कैसा है, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, तो उसमें वोल्टेज का मान तो बढ़ेगा बट धारा का मान घटेगा। मतलब अगर 1000 एम्पियर है तो घटेगा, कुछ भी होगा बट घट, एग्जाम्पल के तौर पे अगर 1000 है तो ये घटेगा। तो वो हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर की कैटेगरी में आता है। ठीक है, चलो इसके बाद एक पॉइंट और लिखेंगे। लिखो, करंट ट्रांसफार्मर, आगे से करंट पूरा मत, सीटी लिखना केवल, ठीक है ना, एक जगह लिख लिया, आगे से सिर्फ सीटी लिखना। सीटी यानी करंट ट्रांसफार्मर के विद्युत धारा का अनुपात, करंट ट्रांसफार्मर के विद्युत धारा का अनुपात, विद्युत धारा का अनुपात, इसको बेटा बोलते हैं करंट रेशियो। हमेशा इस वर्ड को हम इस्तेमाल करेंगे जब आप आगे पढ़ोगे भी, तो करंट रेशियो बोलोगे। ठीक है, करंट रेशियो का अनुपात प्राथमिक विद्युत धारा का मान सूचित करता है। प्राथमिक विद्युत धारा का मान सूचित करता है। ठीक है, नेक्स्ट लिख लो, इसी में लिखो आगे कि करंट रेशियो यानी धारा के अनुपात के द्वारा प्राथमिक विद्युत धारा को प्राप्त करते हैं, प्राथमिक विद्युत धारा को प्राप्त करते हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखना कि सीटी का क्रोड कह लो बेटा या कोर कह लो। ठीक है, सीटी यानी करंट ट्रांसफार्मर का जो कंस्ट्रक्शन बताने जा रहा हूं, सीटी का क्रोड सिलिकॉन स्टील, सिलिकॉन इस्पात, ठीक है, सिलिकॉन स्टील पर कुछ प्राइमरी टर्न को बोलते हैं प्राथमिक वक्र। कुछ प्राइमरी टर्न, इसको इंग्लिश में बेटा जैसे प्राइमरी होता है ना, ऐसे द्वितीयक होगा। ठीक है, कुछ प्राथमिक वर्त, प्राइमरी टर्न तथा बहुत सा
तथा बहुत सारे द्वितीयक वर्त सेकेंडरी टर्न, बहुत सारे द्वितीयक वर्त सेकेंडरी टर्न होते हैं ठीक है। देखो, निम्न वर्त संख्या वाली प्राथमिक कुंडली को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तथा द्वितीयक कुंडली पर अमीटर या वह धारा कुंडली जोड़ी जाती है जिसका परास विस्तार करना होता है। प्राथमिक परिपथ की विद्युत धारा मापने के लिए करंट ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली से एमीटर जुड़ा होता है। ठीक है, चलो अब बता रहा हूं क्या होता है ये। हो गया, इसको बना लो। ये 0.5 एम्पियर है, ठीक है, स्मॉल वैल्यू लिखा हुआ है, इसको ड्रॉ कर लो। देखो, ट्रांसफार्मर के लिए जब हम इक्वेशन लिखते हैं तो प्राइमरी में जो हमारा पावर होता है, मान लो करंट इतना है, वोल्टेज इतना है, सेकेंडरी में हमारा करंट ये है, वोल्टेज इतना है, तो हम लिखते हैं कि प्राइमरी का पावर सेकेंडरी का पावर क्या होता है, पावर का मान बराबर होता है, पावर का फ्लो होता है किसी ट्रांसफार्मर के लिए। ठीक है, ठीक है, ओके। दूसरी चीज यहां पे ये बताते हैं कि ट्रांसफार्मर का जब हम रेशियो लिखते हैं, ट्रांसफार्मर का जब अनुपात लिखते हैं, तो क्या लिखते हैं बेटा, V1
अपॉन V2। V1 क्या है? प्राइमरी, जो हमारी प्राथमिक कुंडली है उसका वोल्टेज। V2 क्या है? सेकेंडरी कुंडली, उसका वोल्टेज। ये बराबर होता है N1 अपॉन N2। N1 क्या है? जो कॉइल है, जैसे ये नंबर ऑफ कॉइल है ना, नंबर ऑफ टर्न्स। प्राइमरी में कितने नंबर ऑफ वर्त हैं? जो निम्न वर्त या उच्च वर्त की हम बातें कर रहे थे, तो प्राइमरी में कितने टर्न्स हैं, सेकेंडरी में कितने टर्न्स हैं, उसका ये अनुपात होता है। ठीक है। अगर ट्रांसफार्मर को मैं यहां फिर से बना दूं, इसको अभी देख लेना, इस तरह से बनाया था, तो यहां वोल्टेज, यहां मान लिया कि वोल्टेज V1 है, यहां वोल्टेज है V2, यहां टर्न है N1, यहां टर्न है N2, यहां करंट है I1, यहां करंट है I2। तो ये होता है V1 अपॉन V2 बराबर N1 अपॉन N2, इक्वल टू होता है बेटा I2 अपॉन I1। उल्टा हो जाता है यहाँ पे करंट का, इक्वल टू I2 अपॉन I1। ठीक है। अगर मैं इसको हटा दूं, अगर मैं इसी को फिर से एक्सटेंड करूं, इसको लिखूं, तो लिख सकता हूं I1 अपॉन, इसको ऐसे लिख लेता हूं V1 अपॉन V2 इक्वल टू I2 अपॉन I1। V1 अपॉन V2 इक्वल टू I1 अपॉन I2। ठीक है। तो ये चीज यहां मिली। अब यहां से समझना, अगर हमारा ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन प्रकार का है, स्टेप डाउन प्रकार का है, तो सेकेंडरी का जो नंबर ऑफ टर्न्स होगा, N2 का मान कम होगा, N2 का मान कम होगा तो V2 का मान कम होगा, V2 का मान कम होगा तो I1 का मान कम होगा। ठीक है। और अगर स्टेप अप प्रकार का है, वोल्टेज के मान को बढ़ा रहा है, तो N1 का मान ज्यादा होगा, या N1 का मान कम होगा, N2 का मान ज्यादा होगा। अगर N2 का मान ज्यादा होगा, स्टेप अप है, द्वितीयक यानी सेकेंडरी कुंडली पे वोल्टेज का मान ज्यादा होगा, और सेकेंडरी प्राइमरी करंट का मान कम हो जाए, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है। इसका अर्थ क्या था, जो मैंने बताया था आपको कि प्राइमरी में मैंने 1000 एम्पियर की करंट है और सेकेंडरी में हमको 5 एम्पियर मिल रही है, तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, अगर ये प्राइमरी करंट यहाँ पे लिख रहा है, इसको मैं बोलता हूं ये प्राइमरी करंट है जिसको I1 कह रहे हैं, या सेकेंडरी करंट जिसको हम I2 कह रहे हैं, तो क्या यहां से ट्रांसफार्मर का रेशियो निकाल सकते हैं, अनुपात निकाल सकते हैं, N1/N2 का मान मिल जाएगा। तो अगर मैं N1/N2 का मान निकाल लूं, इसको मैं हटा देता हूं, अगर N1/N2 का मान निकाला जाए तो I2 अपॉन I1 होगा। एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा हूं, अगर करंट 1000 है, 5 है, और I1 का मान कितना है, 1000 है, तो क्या होगा 0.005, ये रेशियो मिलेगा, ये रेशियो मिलेगा। ठीक है। अनुपात ये मिलेगा। अगर मुझे प्राइमरी में, अगर मुझे इस वोल्टमीटर में, जो यहां पे एमीटर लगा हुआ है, ठीक है, अब समझना पूरी कहानी, अगर इस एमीटर में रीडिंग 5 एम्पियर की आ रही है, ठीक है, 5 एम्पियर की आ रही है, और मुझे N1/N2 का मान पता है, कितना है, N1/N2 का मान है 0.005 और I2 अपॉन I1। ठीक है। अगर मुझे 5 एम्पियर करंट का मान पता है, तो क्या मैं यहां से प्राइमरी करंट, मान लो प्राइमरी करंट हमारी क्या है, I1 है, इसको मैं ऐसे लिख दूं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
प्राइमरी करंट I1 है, इसका मान मैं निकाल सकता हूं ना। कैसे निकाल सकता हूं? I1 बराबर क्या होता है, क्या हो जाएगा 0.00, I1 बराबर क्या हो जाएगा I2 अपॉन 0.005, और I2 का मान कितना है 5 बटा 0.005। तो यहां से कैलकुलेट करोगे बेटा तो I1 का मान मिल गया हमको 1000 एम्पियर। मैंने एक एग्जाम्पल के थ्रू बताने का प्रयास किया कि ट्रांसफार्मर रेशियो के से हम कैसे मान निकालते हैं। अगर मैं इसको बदल देता हूं पूरी कहानी को, ठीक है, मैंने कहा कि ट्रांसफार्मर का जो रेशियो है, ठीक है, वो जो है ट्रांसफार्मर का रेशियो, क्योंकि N1 और N2 का मान आपको पता होगा, किसी भी क्वेश्चन में N1 N2 का मान पता होगा, ट्रांसफार्मर का रेशियो पता होता है। अगर इसका मान मान लो है 0.01 मान लिया और कहा कि आपके पास एक एमीटर जो आपने लगाया है छोटा सा, यहां पे जो करंट है वो 5 एम्पियर बता रहा है, ठीक है, यहां जो करंट है वो 5 एम्पियर बता रहा है। तो ये बताओ कि प्राइमरी में कितनी करंट होगी। जो प्राइमरी में बेटा करंट होगी ना, वही सप्लाई करंट होगी, वही हमारी करंट जिसको मापना है, क्योंकि हमारे करंट जो है एमीटर में कितना आ रहा है 5 एम्पियर आ रहा है, रेशियो ये दिया है। तो हम लिख सकते हैं ना इसको I2 अपॉन I1 बराबर N1 बाई N2 इक्वल टू 0.01। हमको निकालना है I1 का मान, तो I1 बराबर हो जाएगा 0.01 है I2 अपॉन 0.01, और I2 का मान कितना है 5 बटा 0.01, 500 एम्पियर। इसको सॉल्व करोगे तो I1 का मान मिलेगा 500 एम्पियर। इसका अर्थ क्या है कि देखो हम 500 एम्पियर को डायरेक्ट मेजर नहीं किए हैं, क्योंकि 500 एम्पियर को मेजर किया ही नहीं जा सकता है डायरेक्ट, कोई इंस्ट्रूमेंट तुरंत जल जाएगा। लेकिन हमने 5 एम्पियर को मेजर किया और ट्रांसफॉर्मेशन का रेशियो हमको पता चल गया। ट्रांसफार्मर के रेशियो का हमने इस्तेमाल किया तो प्राइमरी यानी प्राथमिक में करंट का मान मिल गया, और हमको इसके आधार पे पता चल गया कि प्राइमरी में करंट 500 एम्पियर होगी, तभी सेकेंडरी में करंट हमारी 5 एम्पियर दिखा रही है। तो इस समय करंट प्राइमरी में कितनी होगी 500 एम्पियर होगी, तो सेकेंडरी में करंट 5 एम्पियर दिखा रही है। बात समझ में आ रही है? तो हमने 5 एम्पियर का सिर्फ इस्तेमाल किया और ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का इस्तेमाल किया और एक्सपेक्ट करके बता दिया कैलकुलेट करके कि 500 एम्पियर करंट होगी। अब कितनी भी करंट हो, आपको कुछ नहीं करना, आपका जो ये एमीटर रीडिंग शो करेगा ना सेकेंडरी के साथ, सेकेंडरी टर्न पे देखो नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी में ज्यादा है। मैंने जो लिखवाया थियरी में, जब उसको पढ़ोगे वीडियो को देखोगे तो ये समझ में आएगा कि सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स देखो ज्यादा हैं, 1 2 3 4 ऐसे बहुत सारे हैं, ये सेकेंडरी है। कि प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न्स हैं ये कम है। प्राइमरी में जो करंट होती है वो हमको मेजर करना है, उनको मापना है, वो करंट का मान बहुत ज्यादा है। तो हम क्या कर रहे हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के थ्रू उस करंट को मेजर कर रहे हैं, ठीक है। मान लिया कि ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कुछ भी होगा, एमीटर की जो वैल्यू होगी वहां से हम प्राइमरी करंट यानी कि I1 का मान निकालेंगे। जो I1 का मान मिलेगा वो हमको कैलकुलेट होकर के सामने आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? 2 लाइन और लिख लो, इसके बाद फिर खत्म करते हैं टॉपिक को। लिख लो, इसको बनाने के बाद इसको लिख लेना, ठीक है, कि सीटी की द्वितीयक कुंडली, सीटी की द्वितीयक कुंडली सेकेंडरी कॉइल ओपन सर्किट नहीं होना चाहिए।
द्वितीयक की द्वितीयक ट्रांसफार्मर सीटी की द्वितीयक कुंडली ओपन सर्किट खुला परिपथ नहीं होना चाहिए, खुला परिपथ नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। इसे अनिवार्य रूप से शॉर्ट सर्किट यानी कि लघु परिपथ कर दिया जाता है, शॉर्ट सर्किट यानी लघु परिपथ कर दिया जाता है। वो खुला परिपथ होने की स्थिति में, ओपन सर्किट जिसे कहते हैं, खुला परिपथ होने की स्थिति में प्राथमिक कुंडली में आयरन लॉस लौह हानि, मशीन में पढ़ोगे बेटा ये, आप जब मशीन पढ़ोगे ट्रांसफार्मर ना, ये सब पढ़ाएंगे सर आपको। आयरन लॉस क्या होता है, कॉपर लॉस क्या होता है, ठीक है, शॉर्ट सर्किट कंडीशन, ओपन सर्किट कंडीशन ट्रांसफार्मर की क्या होती है। क्योंकि हमारा टॉपिक जो है वो सीटी है, तो मैंने कोशिश की है कि थोड़ा सा ट्रांसफार्मर बता करके आपको सीधे टॉपिक पे ले चलूं, ठीक है। आयरन लॉस मतलब क्या होता है ना बेटा, जो आयरन का ये कोर है ट्रांसफार्मर का, जो इसे होता है ना चारों तरफ से जो कोर होता है, ये कोर किसका बना होता है, आयरन का बना होता है। तो इस आयरन में फ्लक्स के बहने से, इस आयरन में फ्लक्स के प्रवाह होने से जो लॉस होता है उसे आयरन लॉस कहते हैं, ठीक है। तो क्या लिखा, खुला परिपथ होने से प्राथमिक में आयरन लॉस ज्यादा होता है, ज्यादा होता है ठीक है, रहने दो, इससे ज्यादा मत लिखो, तो मतलब नहीं। कुल मिलाकर के कहने का मतलब क्या था, देखो जब भी हम इसको ऑपरेट करते हैं, किसको, सीटी को, तो हमेशा हम इसको शॉर्ट सर्किट करने का प्रयास करते हैं, ओपन सर्किट नहीं रखते हैं। सेकेंडरी को ओपन सर्किट नहीं रखते हैं। जल्दी समझ लो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है। शॉर्ट सर्किट मतलब बेटा इसको शॉर्ट कर देना, इसको शॉर्ट कर देना। ओपन सर्किट मतलब इसको खोल देना, ठीक है। मान लो यहां करंट है I1, वोल्टेज है V1, यहां करंट है I2, वोल्टेज है V2। मैंने कहा कि अगर सेकेंडरी ओपन है मतलब खुला परिपथ है बेटा, ये खुला है। तो जब खुला रहेगा तो क्या इसमें धारा बहेगी, करंट के लिए परिपथ हमेशा बंद होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। करंट कभी भी ओपन सर्किट से फ्लो नहीं करती है, धारा का प्रवाह ही वही होता है जहां सर्किट कंप्लीट होती है ना। धारा का प्रवाह वही होता है जहां सर्किट कंप्लीट होती है, सर्किट जुड़ी होती है। सर्किट अगर ओपन हो गई तो धारा का प्रवाह नहीं होगा, तो ये तो बेटा ओपन है, तो करंट का फ्लो तो होगा नहीं। तो यहां करंट का फ्लो जब नहीं होगा तो इस जो प्राइमरी जो कॉइल है ना बेटा, यहाँ पे ये जो कॉइल है, इसमें करंट का मान बढ़ेगा, करंट का मान बढ़ेगा प्राइमरी में करंट का मान बढ़ेगा। और क्या होगा कि फ्लक्स हाई हो जाएंगे, फ्लक्स हाई हो जाएगा। हाई फ्लक्स होने से क्या होता है कि जो हमारा कोर है वो मैग्नेटाइज हो जाएगा, ठीक है, वो चुंबकत्व का गुण प्राप्त कर लेगा। ये जो कोर होता है ना हमारा, ये कोर होता है, यहीं पे कोर होता है, ठीक है, तो मैग्नेटाइज हो जाएगा, जिससे क्या करता है कि वो हीट प्रोड्यूस करता है। जो हमारा कोर होता है, जो मैंने बनाया था बेटा इस तरीके से कोर, यहां मान लो प्राइमरी है, यहां सेकेंडरी है, समझे, ट्रांसफार्मर ऐसे होता है, ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, ये है बेटा कोर।
इसी कोर में फ्लक्स का प्रवाह होता है, इसी कोर में फ्लक्स का प्रवाह होता है। तो जब फ्लक्स का प्रवाह होता है, ठीक है, उससे क्या होगा कि जब फ्लक्स ज्यादा प्रोड्यूस हो जाएगा तो हीट प्रोड्यूस होगा, और हीट होगा तो ट्रांसफार्मर जल सकता है, डैमेज हो सकता है, क्योंकि करंट का मान बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको शॉर्ट सर्किट करने का प्रयास करते हैं, इसको शॉर्ट सर्किट करते हैं, और भी चीजें करते हैं, बट हमेशा याद रखना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है आपके यहाँ के एग्जाम में, बाहर के एग्जाम में, कि करंट ट्रांसफार्मर 2 क्वेश्चन बना है जो इससे पूछा जाएगा। पहला, सीटी किस लिए यूज किया जाता है, सीटी किस लिए यूज किया जाता है? पहला बोलोगे रेंज को बढ़ाने के लिए, रेंज को, परास को बढ़ाने के लिए, कम एम्पियर की करंट को ज्यादा एम्पियर की करंट को, ज्यादा एम्पियर करंट को मापने के लिए। दूसरा काम किस पे कार्य करता है? फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे ट्रांसफार्मर तो काम ही करता है। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे ट्रांसफार्मर काम करता है, बट ये किस प्रकार का ट्रांसफार्मर है? एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। तीसरी बात, क्या जब ट्रांसफार्मर सीटी का इस्तेमाल करते हैं तो इसके सेकेंडरी को, इसके सेकेंडरी को क्या हम शॉर्ट सर्किट करते हैं, ओपन सर्किट करते हैं? नहीं, हमेशा हम शॉर्ट सर्किट करते हैं, ओपन सर्किट नहीं करते। 3 चीजें बेटा याद रखोगे, ऑब्जेक्टिव आपके सॉल्व हो जाएंगे। और साथ ही साथ एक चीज और याद रखना कि यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स क्या है? N1, यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स क्या है? N2, तो N1 बाई N2 बराबर I2 बाई I1 इक्वल टू V1 बाई V2। सारे न्यूमेरिकल यहीं से लगते हैं। ठीक है, तो आपको बेटा जब ये पता चल जाएगा तो I1 का मान निकालना होता है। I1 मतलब कि प्राइमरी का करंट, जो ज्यादा करंट होती है वो प्राइमरी में ही होती है, तो ये मान आपको ज्ञात करना होता है। ठीक है, चलो ठीक है बेटा, फिर क्लास को यहीं पे क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच।